ओके। तो जैसा कि आज तुम लोग जानते हो कि शेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है शेयर्स के चैप्टर से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नो डाउट किसी भी चैप्टर का फर्स्ट डे, मैं फर्स्ट डे आज कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि लास्ट डे जो हमने शेयर्स में पढ़ा था दैट वाज द थ्योरी इंट्रोडक्शन, जिससे शेयर्स की बेसिक मीनिंग हमें पता चल जाती है एंड चैप्टर के रेफरेंसेस मालूम चल जाते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उससे किसी भी तरीके से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रिपरेशन तो नहीं हो सकती, बल्कि हम बात ऐसा कहें कि जो आज हम पढ़ेंगे या इसके बाद हम आगे जो हम पढ़ेंगे उन सब वजहों से थ्योरी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो नो डाउट थ्योरी से ही स्टार्ट होता है, लेकिन आज एक ऐसा दिन है इस चैप्टर का जो कि इस चैप्टर के फर्स्ट न्यूमेरिकल को जोड़ रहा है और जिससे कि हम अपने चैप्टर का सबसे बेसिक चीज एंट्री उससे स्टार्ट करने वाले हैं। और सभी लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हमारी जर्नल एंट्री से ही रिलेटेड है। लेकिन ये वो एंट्री नहीं है या उस तरह की एंट्रीज नहीं है जो 11th क्लास में किसी भी चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये दीज आर द फ्रेश एंड ब्रांड न्यू एंट्रीज एंड दैट आर नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट अगर है कुछ तो इसके वो कॉन्सेप्ट जो बीच बीच में आते रहेंगे। फिलहाल तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स में तुम लोग को बहुत इजी, बहुत फ्लुएंट वे में समझ में आएगा, बट जहाँ पे टॉपिक टफ होगा मैं तुम लोग को पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा कि दिस इज़ अ टफ टॉपिक एंड तुम लोग को इसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। तो ऐसा नहीं है कि आज लापरवाही में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द चैप्टर, न्यूमेरिकल का फाउंडेशन है। तो आज लापरवाही नहीं कर सकते, बल्कि कर तो कभी भी नहीं सकते हो, लेकिन टफ टॉपिक नहीं है, कहने का ये मतलब है। तो देखो, मैं यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, मैंने टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं बताए, वो तो थियोरेटिकल पार्ट है जो बुक्स में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब होते हैं। मैं यहाँ पर वो नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स के इशू करने के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसा तुम लोग देख पा रहे हो 4 तरह के होते हैं, 2, 3 और 4। सबसे पहला इशू है इशू टू पब्लिक, मतलब कंपनी शेयर्स को किन किन तरह के ग्रुप्स ऑफ पीपल को इश्यू करती है, वो हमारा ये पहला नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। तो सबसे फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल है वो है पब्लिक, आम जनता। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, 2 तरह की कंपनियों के बारे में हम सब जानते हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। हम जो पढ़ने जा रहे हैं दीज आर ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी, नॉट फॉर द प्राइवेट कंपनी, क्योंकि सभी लोग इसको जरूर जानते हैं कि जो पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स होता है वो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ही होता है, प्राइवेट कंपनी में कभी नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि दे कैन नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक, बट पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी ही होती हैं जो कि पब्लिक में शेयर्स को ऑफर करती हैं, इशू करती हैं टू सब्सक्राइब। तो इसीलिए इससे ये बात अपने आप साबित हो जाता है कि ये चैप्टर बेसिकली पब्लिक कंपनी या लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी की बात हमेशा हमको डिस्कशन में इनको इंक्लूड करने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, और उसके नीचे मैंने कुछ जो लिखा है ब्रैकेट में, दिस इज द रीजन कि पब्लिक को वो शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं। तो लिखा है क्लियरली कि फॉर रेजिंग कैपिटल। जैसे हर एक बिजनेस एंटरप्राइज, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, या अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, सभी में कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है। सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल उसका सोल ओनर ही कंट्रीब्यूट करता है, पार्टनरशिप में वेरियस पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो व्हाट अबाउट अ पब्लिक कंपनी? एक पब्लिक कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक ही होता है, एंड दैट इज बाय मींस ऑफ परचेजिंग शेयर्स। यानी हम सभी लोग, एक आम जनता के तौर पर हम बात करें तो हम लोग जब गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो जितने रुपए हम पे करके खरीदते हैं दैट मनी इज नोन एज द कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो इसी तरह से पब्लिक को शेयर इशू करके उनसे कैश कुल मिलाकर कलेक्ट किया जाता है और जो कंपनी के कैपिटल को रेज करता है। ये है पहला इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, एंड ये नीचे जो लिखा है वो उसका पर्पस है क्यों इशू करते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है जिनको हम शेयर्स इशू करते हैं या ऑफर करते हैं वो है वेंडर्स। वेंडर्स कौन होते हैं? तो वेंडर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों से हम कोई फिक्स एसेट्स या कुछ परचेज करते हैं और उस परचेज के बदले में हम कैश या चेक से ना पेमेंट करके बल्कि उनको हम अपने कंपनी के शेयर्स ऑफर कर देते हैं, और अगर वो एग्रीड हैं तो वो उस शेयर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस तरह से हमारे उधार का जो सेटलमेंट है वो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सच शेयर्स।
यानी यहां पर जब हम वेंडर्स को शेयर्स देते हैं तो बदले में कंपनी उनसे कुछ लेती नहीं है, क्योंकि शेयर्स को ऑफर करने का आमतौर पर मतलब होता है पैसे लेना। लेकिन कंपनी उनसे कोई पैसे नहीं ले रही है, क्योंकि ऑलरेडी वेंडर से तो उन्होंने उधार में कुछ सामान खरीदा था और उनको वो उधार चुकाना था। तो उसी उधार को चुकाने के लिए उन्होंने अपने कंपनी के कुछ शेयर्स, जिससे कि उनका उधार सेटल डाउन हो जाए, उतने शेयर्स उनको ऑफर कर देती है। एंड इफ दे एग्री तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इस तरह से उनका उधार खत्म हो जाता है। तो जो वेंडर्स को शेयर्स ऑफर या इशू किए जाते हैं, दैट आर बेसिकली टू सेटल डाउन द अमाउंट ऑफ बैलेंस ड्यू टू द वेंडर्स। यहां तक बातें सबको समझ में आई और सुनाई दिए हैं? यस सर। यस सर। तो बताना चाहूंगा ये दो जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हैं, दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द चैप्टर। इस चैप्टर के मैक्सिमम जो पोर्शंस मिलेंगे, मान के चलो कि अगर 100 क्वेश्चंस है हमारे बुक में, तो 100 में से जो पब्लिक इश्यू के केस है वो 90, 100 में से 90 तो इसी टॉपिक पर मिलेंगे। और उसके बाद भी मान लो कि 7 या 8 क्वेश्चन, मैं एक अंदाजा लेके बता रहा हूं एक परसेंटेज वाइज, 8 क्वेश्चन मान के चलो वेंडर्स के मिलेंगे और एक प्रमोटर्स को कोई क्वेश्चन समझ लो मिलेगा और एक कुछ इसका भी मान लो मिल जाएगा। यानी ये सब जो है बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लास्ट के दोनों। लेकिन जो शुरुआत के दोनों है, इनमें से सबसे पहला तो नो डाउट 100% में से यही सबसे मैक्सिमम चांसेस है आएंगे एग्जाम में, और वेंडर्स सेकंड ऑप्शन है प्रायोरिटीज पर। तो ये दो जो पहले दो हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। अब आते हैं तीसरा इशू, जो कि बताया गया इशू टू प्रमोटर्स। कौन होते हैं? सब लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रमोटर्स कंपनी के लिए कौन होते हैं, जिनकी वजह से कंपनी एस्टैब्लिश होती है। मैं बात कर रहा था प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कंपनी के वो लोग होते हैं जिन लोगों की वजह से कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। एंड बाकी रेस्ट डिटेल मीनिंग मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, बट इतना सबको पता होना चाहिए। तो उन प्रमोटर्स से जो सर्विसेज ली जाती है कंपनीज को, उनके सर्विसेज के बदले में ये जो शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो इसी को कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। अगेन, प्रमोटर्स को उनके सर्विसेज के बदले में, इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज, उसके बदले में ये शेयर्स दिए जा रहे हैं। इसीलिए कंपनी यहां भी उनसे कोई कैश नहीं ले रही है। तुम्हारे किसी काम के बदले में तुमको इनाम के तौर पर या कह सकते हो रेमुनरेशन के तौर पर शेयर्स दे दिए जाए, तो तुम बदले में उसको पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर पैसा देते हो तो तुमने उसको परचेज किया। तो प्रमोटर्स परचेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंपनी उनको उनके सर्विस के बदले में वो शेयर्स दे देती है। तो दैट इज नोन एज इश्यू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। और इसके लिए बहुत बड़ा टॉपिक या क्वेश्चंस नहीं होता, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन ही अपने आप में सफिशिएंट होगा इसके लिए। एंड लास्ट, जिसका न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में इस समय नहीं है, न्यूमेरिकल बुक में जरूर छपा होगा, बट इसका न्यूमेरिकल हमें नहीं पढ़ना है। ओनली थियोरिटिकल पोर्शन ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, एंड दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स टू द एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू करते हैं तो उसका मेन रीजन होता है एज अ इंसेंटिव टूल। कंपनी उनको ऑफर करती है शेयर्स कुछ सस्ते दाम पर, और उसको कहते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या ऑप्शन स्कीम की जगह प्लान भी कई बार लिखा होता है, ESOP या ESOS। ये तुम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा है या भूल गए हो, तो बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर में इसकी थ्योरी बिल्कुल नहीं, सॉरी थ्योरी ही आ सकती है, न्यूमेरिकल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी मीनिंग को समझाने के लिए न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन हमें लेना पड़ेगा। दैट विल बी द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। तो अभी इसके बाद हम नहीं करते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं 4 तरह के इश्यूज के अपने अपने रीजंस हैं। पब्लिक इशू का मेन रीजन है पब्लिक से कैपिटल रेज करना। वेंडर्स को शेयर इशू करने का रीजन है सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज टू द वेंडर्स। प्रमोटर्स को इशू करने का रीजन है कि उनके सर्विसेज के बदले हम उनको दे रहे हैं। और एम्प्लॉयज को शेयर इशू करने का मतलब है कि एज इंसेंटिव उनको प्रमोट करने के लिए हम वो शेयर्स ऑफर करते हैं। और अक्सर ऐसा तब किया जाता है जब कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बहुत हाई होते हैं, तो कंपनी उसको काफी कंसेशनल रेट पर अपने ही एम्प्लॉयज को ऑफर करती है कि आपको मार्केट में वो, जैसे कि मान लो 100 रुपीज का पड़ेगा, तो आपको हम 60 रुपीज में ऑफर कर रहे हैं, आप चाहें तो यहां हमसे डायरेक्ट खरीद लीजिए। तो ये बेनिफिट सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉयज हैं, तो इस तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है। तो ये हो गया हमारा इंसेंटिव टूल्स। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, टू वेंडर्स, टू प्रमोटर्स एंड टू द एम्प्लॉयज। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नाउ लास्ट डे हमने जब थियोरिटिकल पॉइंट्स पढ़े थे, तो उसमें इस टर्म का इस्तेमाल हमने किया था, दैट इज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू।
तो मीनिंग तो उस दिन बता दी गई थी, लेकिन आज न्यूमेरिकल सपोर्ट के साथ उसको समझेंगे। तो फेस वैल्यू के बारे में उस दिन जो हमने बताया था वो ये था कि दिस इज द रेट ऑफ पर शेयर। एक शेयर्स की जो कीमत होगी दैट इज नोन एज द फेस वैल्यू। जैसे कि मान लो एक पेन तुम खरीद कर ले आए और उस पेन की कीमत है 5 रुपए, तो दिस विल बी नोन एज द फेस वैल्यू ऑफ द पेन। तो वैसे ही एक शेयर्स कितने का है उस रेट को ही कहा जाता है उसकी फेस वैल्यू। तो ये तो बेसिक मीनिंग थे जो लास्ट डे तक हम पढ़ चुके हैं, और अब क्योंकि आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बिना हम वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब ध्यान से यहां समझना है कि फेस वैल्यू, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो किसी कंपनी के शेयर्स की, एक शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10, 10 रुपए का एक शेयर्स है। तो उस 10 रुपए को कंपनी आमतौर पर एक साथ नहीं लेती है, ठीक है ना। हम जो इस अपने सिलेबस में पढ़ेंगे उसमें यही सीखेंगे कि आमतौर पर कंपनी एक शेयर का 10 रुपया एक बार में नहीं लेती है, उसको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। उनमें से एक इंस्टॉलमेंट का नाम जो सबसे पहले आता है वो है एप्लीकेशन। और याद रखना है ये जो इंस्टॉलमेंट है एक चेन के तौर पर है, ये सबसे पहले एप्लीकेशन से ही स्टार्ट होगा, फॉलोड बाय अलॉटमेंट एंड फॉलोड बाय द कॉल मनी। ये नहीं कि पहले अलॉटमेंट फिर एप्लीकेशन फिर कॉल मनी। तो देखो बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि 10 रुपया अगर उस शेयर्स की फेस वैल्यू है तो कंपनी की मर्जी है, ये बात ध्यान से सुनना और समझना, ये कंपनी की कंप्लीट मर्जी है कि कंपनी 10 रुपया एक साथ भी मांग सकती है, या उसको दो बार में, 3 बार में, या 4 बार, 4 इंस्टॉलमेंट हमारे सिलेबस का मैक्सिमम नंबर है, तो 4 बार तक कंपनी हमसे मांग सकती है। तो सबसे पहला जो अमाउंट कंपनी हमसे मांगती है आउट ऑफ दैट ₹10, उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी की जो वैल्यू है वो 10 रुपए भी हो सकती है, या जितना क्वेश्चन में दिया जाएगा उतना भी हो सकता है। बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन का मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 25% होता है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। बुक्स में थियोरेटिकल पढ़ोगे तो वहां तुम लोग को दिखाई देगा ये चीज। तो एप्लीकेशन जो होगा वो उसकी फेस वैल्यू का कम से कम 25% जरूर होता है, और आमतौर पर कंपनी मैक्सिमम कलेक्शन एप्लीकेशन मनी के साथ कर लेती है। तो जब एप्लीकेशन मनी तुम्हारा पेड हो जाता है तो उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। अलॉटमेंट का मतलब तुम्हारे नाम से शेयर्स को जारी करना। जब कंपनी तुम्हारे नाम से शेयर्स को अलॉट करने लगेगी तो तुमसे अलॉटमेंट के नाम पर भी पैसा मांगेगी, तो वो तुम पे करोगे। दैट विल बी नोन एज द अलॉटमेंट मनी, दैट विल बी सेकंड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हो गया एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया अलॉटमेंट। लेकिन बता दो ये नहीं कि 10 रुपए यहां भी दे रहे हैं, 10 रुपए यहां भी दे रहे हैं। 10 में से कुछ रुपए जो कंपनी डिसाइड करके बताएगी वो एप्लीकेशन पर, और उतने में से कुछ और रुपया अलॉटमेंट पर, और जो बाकी का कुछ बच जाएगा वो कॉल मनी पर कंपनी मांगेगी। तो कॉल मनी को कॉल मनी इसलिए कहते हैं कि एप्लीकेशन तो तुम्हारे अप्लाई करने के साथ ही तुम पे कर दोगे। जैसे मान लो ऑनलाइन हम लोग एक ट्रेडिंग ऐप से कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो हमने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के साथ अगर हमने कुछ पेमेंट किया तो दैट विल बी नोन एज द एप्लीकेशन मनी। वो तो तुमने ही खुद ही पेड कर दिया। अलॉटमेंट मनी क्या होगा, जैसे ही कंपनी तुमको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेगी तो उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तुम्हारे से कंपनी ले लेगी, और फिर कुछ महीने के ब्रेक के बाद, कुछ टाइम के गैप के बाद कंपनी तुमसे इन्फॉर्म करके तुमको सूचित करेगी, और तब तुमसे कॉल मनी के नाम पर बाकी का पैसा मांगेगी। और आमतौर पर हमारे सिलेबस में सीखेंगे कि 2 तरह के कॉल मनी होते हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो इस तरह से ये 3 ही इंस्टॉलमेंट्स मान के चलो, का नाम हो गया एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम हो गया अलॉटमेंट, और तीसरे इंस्टॉलमेंट का नाम हो गया कॉल मनी। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने ये जाना कि फेस वैल्यू किसी भी शेयर्स का ब्रॉडली 3 हिस्सों में बट गया, एक एप्लीकेशन के नाम से, एक अलॉटमेंट के नाम से, और एक कॉल मनी। तो सब लोगों को सबसे पहले जो चीज दिमाग में सेट कर लेनी है वो ये कि ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहला नाम क्या होगा, साथ साथ रिपीट करो, सबसे पहला नाम क्या होगा? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। एंड एप्लीकेशन मनी को पे करने के बाद जब कंपनी तुमको शेयर्स अलॉट कर देगी तुम्हारे नाम से, रजिस्टर में एंट्री करके तुम्हारे नाम से वो शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे, तो तुमसे नेक्स्ट अमाउंट लिया जाएगा, उसका नाम क्या होगा? अलॉटमेंट मनी। और जब तुम्हारे नाम से शेयर्स अलॉटमेंट हो जाएंगे तो तुम उसके शेयर होल्डर कहलाओगे, तुम उसके मालिक कहलाओगे। देखो अप्लाई करने के साथ तुम उसके शेयर होल्डर नहीं बन सकते क्योंकि तुमने अप्लाई किया है। कंपनी जब तुमको अलॉट करेगी शेयर्स तब तुम उसके शेयर होल्डर कहलाओगे या उसके ओनर कहलाओगे। तो जैसे ही तुमको अलॉटमेंट मिल गया तो तुम उसके ओनर बन गए हो। लेकिन तुमने 10 में से, जैसे मैंने कहा था फेस वैल्यू मैंने 10 माना था, कुछ इस पर तुमने पे किया,
कुछ इस पर पे किया, और जो बचेगा वो यहाँ पे करना। तो यानी कुछ ना कुछ रुपए तुमको पे अभी भी करना है, लेकिन कब करना है इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, कंपनी खुद तुमको बताएगी। तो जब तुमसे कंपनी मांगती है बैलेंस अमाउंट आफ्टर अलॉटमेंट, तो उसको क्या नाम देते हैं? सर कॉल मनी। कॉल Call मनी। money. तो वैसे तो कंपनी की मर्जी पर यह भी है कि कंपनी कॉल मनी को एक ही बार में कॉल करेगी, कि 2 बार में, या 3 बार में, कि 4 बार में। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही तरह के कॉल मिलेंगे, यानी एक फर्स्ट कॉल कहलाएगा क्योंकि कॉल के अंदर पहला है ये, और एक सेकंड कॉल कहलाएगा क्योंकि वो कॉल मनी के अंदर दूसरा होगा। तो ये सब कुछ आज हम अपने न्यूमेरिकल में करके सीखेंगे। खैर, अब देख सकते हो एप्लीकेशन मनी के नीचे मैंने एक शॉर्ट मीनिंग बताई है, जो मैंने तब से समझा भी दिया है, कि पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। जैसे ही हम कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जो अमाउंट पे करते हो, चाहे वो पूरा का पूरा फेस वैल्यू पे किया गया हो, चाहे आधा अधूरा जितना कंपनी ने बताया हो, उसको एप्लीकेशन मनी कहते हैं। अलॉटमेंट मनी पेड व्हेन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर मेड। जब तुम्हारे नाम से शेयर्स को अलॉट कर दिया जाएगा तो उसको अलॉटमेंट मनी कहते हैं। एंड कॉल मनी पेड एज एंड व्हेन इट इज कॉल्ड। ध्यान से देख लो मैंने वर्ड क्या यूज किया है। कॉल मनी को तभी पे करते हैं जब उसको तुमसे कंपनी मांगती है, इसीलिए इसको कॉल वर्ड बोला ही जाता है। तो इस तरह से याद रखना तुम लोगों को। 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट और तीसरा कॉल मनी। और बाकी कॉल मनी अगर एक रहा तो 3 ही इंस्टॉलमेंट फाइनल है, लेकिन कॉल मनी अगर 2 हिस्सों में बट गया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो 4 इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। तो ये इन सब का ऑर्डर है और ये इनकी बेसिक एक छोटी सी बातें थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ नोट्स भी मैंने तुम लोग को दिए हैं, जो कुछ और बारीकियों पर तुम लोग को ले जाएगा इनसे रिलेटेड। और देखो फिर कह रहा हूं, अभी भी तुम लोग को ये सब थियोरिटिकल ही लग रहा होगा, लेकिन ये थ्योरी नहीं है। दीज आर द रूल्स बेस फॉर द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो हम लोग को अपने क्वेश्चन में फॉलो करना है, और हमारे क्वेश्चन में हमें डेटा इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो पहला नोट मैंने क्या बताया कि द टोटल ऑफ ऑल द अबव स्टेटमेंट्स, सॉरी देखो मैंने स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इंस्टॉलमेंट वर्ड है, यहां पर स्टेटमेंट नहीं होगा, ये वर्ड होगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मैंने लिखना था कि द टोटल ऑफ ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट शुड बी इक्वल टू इश्यूड प्राइस ऑफ द शेयर्स। अब देखो ये क्या है, इश्यूड प्राइस ऑफ द शेयर्स। जैसे मैंने कहा था कि फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपए का है क्वेश्चन में, और अगर उस 10 रुपए को मैंने एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल, इन 3 ही के साथ मिलाकर मांग लिया, तो इन तीनों का टोटल मिलाकर वापस 10 रुपए आना चाहिए, ये उसका इश्यूड प्राइस भी कहलाएगा। तो यही बात मैंने पहले में लिखा है, बट फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं, यहां पर क्या लिखना है तुम लोगों को, इंस्टॉलमेंट। द टोटल ऑफ ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट्स शुड बी इक्वल टू इश्यूड प्राइस ऑफ द शेयर्स। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा आता है, एक एग्जांपल मैंने लिया इसी बात को समझाने के लिए, कि एग्जांपल लेते हैं, अ कंपनी इश्यूड शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब खरीदने के लिए, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। यानी जो मैंने अभी एग्जांपल 10 रुपए का लिया था, इस बार एग्जांपल मैंने लिया है 100 रुपए। तो कंपनी के इस बार शेयर्स जो है वो 100 रुपए के एक हैं, और उसी 100 रुपए को पे करने के लिए देखो क्या स्कीम बनाया गया है कि द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मतलब इंस्टॉलमेंट देखो वही तीनों है, एप्लीकेशन एक है, अलॉटमेंट 2 है, और कॉल मनी, दोनों ही कॉल मनी, मतलब इसको कॉल ही कहेंगे, लेकिन 2 बार में मांग रहे हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड कॉल। तो 4 हिस्से होंगे, जिसमें से 30 रुपया एप्लीकेशन पर डिसाइड करके दिया है। कंपनी ने खुद बता दिया कि 30 रुपया तुमको अप्लाई करते समय देना है। फिर नेक्स्ट 20 रुपीज तुमको अलॉटमेंट लेटर मिलने के साथ देना पड़ेगा। फिर जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा तो उसमें भी 20 रुपीज देना होगा। अब तुम लोग को बताना होगा फिलहाल कि बताओ फाइनल कॉल में इस बैलेंस की जगह कितना रुपया आना चाहिए। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ फाइनल कॉल? Sir, 30. सर 30। ओके, Yes, sir, जितने लोगों ने 30. बताया है बहुत अच्छा, बट जिन्होंने नहीं बताया और समझ नहीं पाए तो वो ध्यान समझे। अगर 100 रुपए को कंपनी इन 4 टुकड़ों में मांग रही है, तो 100 में से 30 तो यहां पूरा हो गया तुम्हारा, फिर 100 में से और 20 तुमने दे दिया, यानी कितना दे दिया अब तक, 50। फिर 100 में से और 20 दिया, मतलब 70 रुपए अब तक दे चुके हो। तो और कितना देना बाकी रह गया जिसको हम फाइनल कॉल पे देंगे तो 100 रुपए का हिसाब पूरा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 30 रुपए ही बच रहे हैं, तो दैट्स वाई यहां पे जो बैलेंस है वो 30 रुपए का माना जाएगा। और ये बात तभी हम लोग समझ सकते हैं जब हमको ये पहला वाला रूल क्लियर होगा। ये बात अब सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। और देख सकते हो यहां लिखा भी है, द टोटल शुड नॉट एक्सीड द इश्यू प्राइस। जो इश्यू प्राइस होगा, देखो याद रखना,
ये इस समय फेस वैल्यू है। इशू प्राइस डिपेंड करता है कि कंपनी ने एट पार पर इशू किया इसको या एट प्रीमियम पर किया, और एट डिस्काउंट तो बता दूं सिलेबस में से डिलीट हो चुका है क्योंकि कंपनीज एक्ट परमिट नहीं करती है। तो अगर एट पार पे किया है तो टोटल 100 ही आएगा, अगर एट प्रीमियम पर किया होगा तो इसका टोटल आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा जितने अमाउंट प्रीमियम का होगा। बट ये जो बात अभी मैंने कही है ना तुम लोग अभी समझ पाओगे और ना मैं अभी समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी उतना कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको हम बाद में डील करेंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और बातों की तरफ जो हमें जानना है किसी क्वेश्चन के को करते समय। थर्ड नंबर पॉइंट ऑफ नोट्स कि देयर आर 2 एंट्रीज फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट्स की बात हमने की थी जिसमें से एक एप्लीकेशन है, दूसरा अलॉटमेंट और तीसरा कॉल मनी। हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्रियां बननी है? दो एंट्री। तो अगर कंपनी एक क्वेश्चन में हमको बता रहे हैं कि कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मनी इतना ही मांगा है, तो कितनी एंट्रियां बन जाएंगी? टोटल 6 एंट्री। कैसे बनेंगी 6 एंट्री? एप्लीकेशन की ये रही एक एंट्री, ये दूसरी एंट्री, अलॉटमेंट की पहली एंट्री मतलब थर्ड एंट्री और ये फोर्थ एंट्री, कॉल मनी के लिए ये एक एंट्री यानी पांचवी एंट्री और ये सिक्स्थ एंट्री। इस तरह से टोटल 6 एंट्री बनेंगी तब जब क्वेश्चन में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक ही कॉल होगा। लेकिन तब कितनी एंट्री बनाओगे अगर कॉल में एक नहीं दो कॉल है, फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड कॉल भी है? बताओ तब कितनी एंट्री बनाओगे? आवाज मेरी पहुंच रही है सब लोगों तक? यस सर। तो जवाब कोई क्यों नहीं तुम लोगों में से दे रहा है? मैंने पूछा कि अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन सर 8। है और कॉल मनी के तौर पर 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड कॉल भी है, तो कितनी एंट्रियां बननी चाहिए? सर टोटल 8। सर और 8 सर 8 तो बताने के मूड में नहीं है या तो फिर हाँ समझ ही सर नहीं 8 पा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बेस है आज, फाउंडेशन है इस चैप्टर का, अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इन चीजों में। बाकी समझदार तुम लोग हो। मैंने अभी यहां ऊपर साफ साफ लिख कर दिखाया कि देयर विल बी 2 एंट्रीज, 2 एंट्री बनेंगी हर इंस्टॉलमेंट के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन है तो उसकी 2 एंट्री बनेगी, इस तरह की 2, अलॉटमेंट है तो उसकी भी 2 एंट्री बनेगी, अगर फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल है तो इसकी भी 2 एंट्री, और सेकंड कॉल है तो इसकी भी 2 एंट्री, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, 8 एंट्रियां इस तरह से बनाई जाएंगी। यानी क्वेश्चन में जितने इंस्टॉलमेंट्स दिए गए इनटू 2 कर लो, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट। ये है एक बेसिक रूल जो तुम लोगों को क्रॉस चेक करने के समय हेल्पफुल होगा, क्योंकि सब जानते हो जर्नल एंट्रीज में ये चीजें हमेशा बच्चे कहते हैं कि हम लोग कैसे जाने कि गलत किया कि सही किया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई मैजिकल ट्रिक है, बट इतना तो जान ही सकते हो कि कितनी एंट्रियां बननी चाहिए, उतना बनाए कि नहीं बनाए। और अब देख सकते हो एप्लीकेशन की जो 2 एंट्रियां बनेगी उन दोनों का कुछ अपना नेचर है या कैटेगरी है। तो एक एंट्री रिसीविंग ऑफ द मनी की और दूसरी एंट्री ट्रांसफर ऑफ द मनी की। ध्यान से वर्ड पे बहुत फोकस रखना है, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो सबसे पहली एंट्री बनेगी वो रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन के नाम से बनेगी, जो दूसरी एंट्री बनेगी वो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन के नाम से बनेगी, और फिर बारी आएगी अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट का जो 2 एंट्री बनना है उसमें से एक नाम है ड्यू और दूसरा नाम है रिसीव। यानी जो तीसरी एंट्री बनेगी सीक्वेंस वाइज वो होगी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, और जो चौथी एंट्री बनेगी वो होगी अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री। और फिर जब कॉल मनी पर आएंगे तो उसमें भी सेम तरीका फॉलो होगा, सिमिलर टू अलॉटमेंट, कि पहले ड्यू देन रिसीव। यानी पहले कॉल मनी को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, यानी एंट्री नंबर 5 में, और फिर 6th एंट्री में क्या करेंगे? तो कॉल मनी को रिसीव कर लेंगे। और अगर सेकंड कॉल भी होगा तो सेम सिस्टम, ड्यू देन रिसीव। तो देख सकते हो एप्लीकेशन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो अलॉटमेंट और कॉल मनी में सेम पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ड्यू देन रिसीव, ड्यू रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में क्या दिख रहा है? ड्यू तो कहीं है ही नहीं, रिसीव है और ट्रांसफर है। अब ये बातें इसलिए तुम लोग को जानना बड़ा जरूरी है कि मान लो एग्जाम में आ गया एक ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज नेवर ड्यू वाइल इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। इनमें से कौन सा अमाउंट कभी भी ड्यू नहीं होता? और ऑप्शन दिए गए हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो क्या जवाब होगा? सर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बिल्कुल सही,
क्योंकि अलॉटमेंट में ड्यू होता है, कॉल मनी में फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल या जितने भी कॉल हो सब में ड्यू होगा, देन रिसीव होगा। लेकिन एप्लीकेशन ही ऐसा है सिर्फ इकलौता जो पहले ही रिसीव हो जाता है फिर ट्रांसफर होता है, इसलिए कभी भी एप्लीकेशन मनी ड्यू नहीं हो सकता। ये हो गई एक बेसिक बात। अब आते हैं अगले कुछ खास बातों पर कि एज पर द सिलेबस देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 2 कॉल्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हमारे सिलेबस के तौर पर 2 ही कॉल हैं, जिनमें से एक को फर्स्ट कॉल कहेंगे और दूसरे को सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखने वाली बात, अगर क्वेश्चन में दोनों कॉल हैं तो पहले कॉल को तो फर्स्ट कॉल वर्ड ही देंगे और जो दूसरा कॉल होगा उसका नाम होगा सेकंड एंड आखिरी, सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 कॉल नहीं है, सिर्फ एक ही कॉल है, तो उसका नाम होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये वर्ड हमें यूज करना है, हर बार यूज करना है, लेकिन जो आखिरी अमाउंट होगा उसी को फाइनल वर्ड्स भी लगा के जोड़ेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है अपनी एंट्रीज को लिखते समय। और खैर इन पर हम अभी जब न्यूमेरिकल देखेंगे, समझेंगे या एंट्रीज को समझेंगे तो और अच्छे से तुम लोग क्लियर कर लोगे इन बातों को। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कुछ बातों के तरफ, और वो बात क्या है, अब है एंट्रीज, जो आज का सबसे मेजर पार्ट है, दैट इज जर्नल एंट्रीज। हम क्या बनाएंगे एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। अब हम इस पर बात करने जा रहे हैं, और जैसा देख पा रहे हो मैंने पहले एप्लीकेशन के नाम से ये 2 एंट्रीज बना रखी है, एंट्री नंबर 1 एंड 2। उसके बाद अलॉटमेंट के नाम से 2 एंट्री बनाई है, लेकिन देखो 1 2 नहीं लिखा है, 3 एंड 4, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट्स नहीं बनेंगे। कंटिन्यूएशन में वो पहली एंट्री थी, दूसरी एंट्री थी, ये तीसरी एंट्री होगी, देन ये चौथी एंट्री होगी, फिर फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री बनेंगी लेकिन 5वीं और 6ठी एंट्री कहलाएंगी, और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से बनेंगी 2 और एंट्रियां जो कि 7th और 8th एंट्री कहलाएगी। और उसके अलावा अलग से एक छोटा सा पॉइंट है जो अगर मिले तो करना है, और उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन उन सबको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है। तो ये है आज की सारी चीजें। अब रेस्ट पोर्शन जो अब हम पढ़ने वाले हैं ये आज का सबसे अहम हिस्सा है, तो इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आज का ये बेस बिगड़ गया तो मान के चलो कि कोई न्यूमेरिकल तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये वो एंट्रीज हैं, दीज आर नोन एज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। अगर इस एंट्री में से कोई भी एंट्री तुम लोगों को नहीं आती है, सीक्वेंस गड़बड़ है या मतलब नहीं समझ में आता है, तो मान के चलो कि तुम लोग कहीं भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इससे पहले कि मैं इसको डिक्टेट करना शुरू करूं, तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या अब तक की बातों में किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो देखो जैसे हमने कहा था, जस्ट थोड़ा से ऊपर हमने पेज पे लिखा हुआ था कि हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। तो वी आर मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज एप्लीकेशन मनी, और उसके दो एंट्रियों में से पहली एंट्री किसकी होनी थी? रिसीविंग की। मैंने वहां साफ साफ लिख कर दिया था कि द फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर रिसीविंग ऑफ द मनी। तो रिसीविंग की हम पहली एंट्री बनाएंगे और दूसरी होगी ट्रांसफर की एंट्री। तो उसी स्टेप को फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है। वेट अ मिनट, हाँ देखो मैंने 2 पेज एक साथ दिखा दिया तुम लोग को, ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं वो क्या बोलना चाहता हूं। मैं यहां बात कर रहा था कि एप्लीकेशन की जो 2 एंट्रियां बनेंगी, जैसा मैंने ऊपर ऑलरेडी यहां लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन की पहली एंट्री रिसीविंग की होगी और दूसरी ट्रांसफर की। तो उसी तरह से देख सकते हो नरेशन में क्या लिखा है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और दूसरे में यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा तुम लोग को एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, जो अभी मैं दिखा देता हूं ढंग से। तो इस तरह से 2 एंट्रियां बनेंगी एप्लीकेशन की सबसे पहले, जिसमें से पहला होगा रिसीविंग का और दूसरा होगा ट्रांसफर का। नाउ अब एंट्री पर आते हैं। अगर एंट्री इसलिए बनाई जा रही है कि मनी रिसीव किया जाए, तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं? एक नॉर्मल सी एंट्री तुमसे मैं पूछूं 11th के कॉन्सेप्ट्स को लेकर कि तुमने किसी भी चीज का अमाउंट रिसीव किया, तो एंट्री क्या बनाओगे? बेसिकली वही करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करोगे क्योंकि पैसा मिल रहा है, और उस चीज का नाम क्रिएट करोगे जिस चीज का पैसा मिल रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट, पैसा कंपनी को मिला क्योंकि तुमने अप्लाई किया, तुमने एप्लीकेशन का पेमेंट किया, तो कंपनी को मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। और जिस चीज का पैसा मिल रहा है तो वो है एप्लीकेशन के शेयर्स के फेस वैल्यू में से एप्लीकेशन का पैसा, इसीलिए पूरा नाम होगा इसका शेयर एप्लीकेशन मनी। सिर्फ शेयर नहीं लिख सकते, सिर्फ एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते, पूरा नाम रहेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
और इसमें नरेशन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है आमतौर पे बनाई जाने वाली एंट्रियों से। और देख सकते हो क्या लिखा है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एंट्री बना रहे हैं किसके लिए, क्योंकि एप्लीकेशन मनी मिल चुका है ऑन डैश शेयर्स एट द रेट डैश ईच। अब ये डैश शेयर्स में क्या आएगा और डैश ईच में क्या आएगा ये तब बताएंगे जब एक न्यूमेरिकल को लेकर समझेंगे। तो ये एंट्री नंबर 1 सबको समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ तो जैसा हमने कहा था कि एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री बनती है उसके ट्रांसफर की एंट्री। तो देखो ये जो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो नेक्स्ट एंट्री यानी ट्रांसफर में यही अकाउंट डेबिट हो जाता है, बस ये सिस्टम से है थोड़ा सा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दो इस बार, और जिस चीज में ट्रांसफर होता है वो नाम है शेयर कैपिटल। याद रखना है जिस अकाउंट में सारे अमाउंट, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे कॉल मनी, जिस चीज की मदद से वो ड्यू होता है या ट्रांसफर होता है उसका नाम है शेयर कैपिटल। तो इसलिए एप्लीकेशन का अकाउंट अब डेबिट होगा और जिस अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रहा है वो है कैपिटल ऑफ द कंपनी, और जो कि एक लायबिलिटीज है, क्रेडिट रहता है, इसलिए टू शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा। एंड अगेन अमाउंट कैसे लिखेंगे वो न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे, ज्यादा आसान होगा समझना। और नरेशन है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। तो याद रखना है सभी लोगों को, एप्लीकेशन ही सिर्फ एक ऐसा इंस्टॉलमेंट है इकलौता जो सबसे पहले रिसीव होता है और उसके बाद वो ड्यू नहीं होता, ट्रांसफर होता है। और एप्लीकेशन के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट या सेकंड कॉल हो, उन सभी का पैटर्न क्या होता है कि पहले वो ड्यू होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, ड्यू होता है, एंड देन उसके बाद उसको रिसीव किया जाता है। हाउएवर ये जो ट्रांसफर की एंट्री है और अभी तुम लोग ड्यू की एंट्री देखोगे तो कहोगे कि ड्यू और ट्रांसफर की एंट्री तो बिल्कुल एक जैसी है। तो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन याद रखना है कि एप्लीकेशन को ट्रांसफर कहते हैं और बाकी सब में ड्यू कहते हैं, और सीक्वेंस भी उल्टा हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री फाइनली सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स की एंट्रीज की तरफ, और जैसा तुम लोग इस पेज में देख रहे हो तुम लोग को ऑलमोस्ट सब चीज दिखाई दे ही रही हैं। तो हम एप्लीकेशन की एंट्री बना चुके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट की एंट्री की तरफ। तो अलॉटमेंट की एंट्री में जैसा हमने कहा 2 एंट्रियां इसमें भी बनेंगी, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो देख सकते हो सीक्वेंस, ये थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री, रिसीव की एंट्री 4th नंबर पर है और उसके ऊपर ड्यू की एंट्री है। और देखो एंट्री का तरीका क्या है, बिल्कुल वही तरीका जो अभी एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने का तरीका था कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिस चीज का अमाउंट ट्रांसफर ड्यू करना है उसका नाम पहले लिख दो, तो वो है शेयर के अलॉटमेंट का पैसा, और जिस चीज के मदद से ड्यू होगा मैंने पहले कहा था वो है शेयर कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो अमाउंट यहां लिखना होगा वो अगेन न्यूमेरिकल में सीख लेंगे। और लिखा है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डैश डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश ईच। नरेशन लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, बस फर्क कहां आ गया, यहां ड्यू वर्ड दिखाई दे रहा है और एप्लीकेशन में यहां पे क्या था, ट्रांसफर। बाकी सब कुछ वैसा ही है हूबहू। और फिर 4th एंट्री पे आते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसी अलॉटमेंट को जिसको अब हमने डेबिट किया था अब रिसीव कर लेंगे। तो सेम पैटर्न, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है कंपनी के पास, और जिस चीज का पैसा आ रहा होगा उसका नाम होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यही शेयर अलॉटमेंट जो डेबिट हुआ था वो अब क्रेडिट हो जाएगा, और नरेशन रहेगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसमें इस बार इतना ही लिखना काफी होगा कि अलॉटमेंट का अमाउंट मिल चुका। तो अब बताओ एंट्री नंबर 3rd एंड 4th यानी अलॉटमेंट की पहली और दूसरी एंट्री क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस तो सर। अब अलॉटमेंट के बाद जो कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा है वो है फर्स्ट कॉल। अब वो क्वेश्चन में हमें डिपेंड करता है कि फर्स्ट कॉल ही सिर्फ रहेगा और सेकंड कॉल भी रहेगा या दोनों रहेगा कि कोई एक रहेगा, ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली क्वेश्चन पर। अभी तो हम एक फॉर्मेट सीख रहे हैं इसलिए मैं सब कुछ मान रहा हूं। तो फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री बिल्कुल सेम पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर अभी अभी हमने अलॉटमेंट की एंट्री बनाई है। तो मैं थोड़ा सा तुम लोग को और जूम आउट करके दिखाना चाहूंगा, पैरेलल कंपेयर करते रहना ताकि तुम लोग को समझ में आए कि रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अलॉटमेंट की जो एंट्री है जिसको हम ड्यू की एंट्री बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही एंट्री बनती है फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। जरा एंट्री को ध्यान से देखो, वर्ड टू वर्ड मिलाओ, तुम लोग को लगेगा पैटर्न या तरीका बिल्कुल सेम है। देखो यहां लिखा था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर वर्ड यहां भी आ गया, लेकिन ये अलॉटमेंट की एंट्री थी इसलिए अलॉटमेंट लिखा गया। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री इसलिए क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट,
और 2 में था शेयर कैपिटल, तो ये तो सब में कॉमन रहेगा, तो 2 शेयर कैपिटल। तो देख सकते हो एकदम कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल कंपैरिजन में सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, अदर देन दैट कि वो अलॉटमेंट था इसलिए अलॉटमेंट, ये कॉल मनी है इसलिए फर्स्ट कॉल में लिखा गया, बाकी सब तो सेम है। और जब रिसीविंग की बात करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट था अलॉटमेंट के लिए, और यहां पर फर्स्ट कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल। तो यानी जहां पर अलॉटमेंट था बस वहां पर क्या लगा दो, फर्स्ट कॉल। तो इस तरह से इसकी एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम है अलॉटमेंट के जैसे ही। यानी तुम लोगों को हो सकता है मन में एक दुविधा हो रही हो, थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अब हमको इतनी सारी एंट्रियां याद करनी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। दिमाग खर्च करो, दिमाग लगाओ, तो तुम लोगों को लगेगा कि जो एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां हैं उसी को उलट पुलट करके और नाम बदल करके बाकी एंट्रियां सारी बनाई जा रही हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीविंग की एंट्री और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की, और उन्हीं पैटर्न को यूज करके उल्टा कर दो। यानी जो ट्रांसफर की एंट्री है एप्लीकेशन की उसको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के नाम से, सेकंड कॉल के नाम से दिखाकर ड्यू की एंट्री बनाओ, और रिसीविंग की एंट्री जैसे बनती है बिल्कुल वैसे ही बनाओ, रिसीविंग ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, और वो भी उसके नाम को बदलते हुए। तो इस तरह से तुम लोग को कोई बर्डन नहीं फील होगा, लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अब हम ये मान रहे हैं कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल भी था। तो देखो फिर अब एक बार और कंपेयर करो, ये रहे हम लोग इस एंट्री की अब हम बात करने वाले हैं, लेकिन कंपेयर करेंगे पहले अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल से। देखो अलॉटमेंट की एंट्री थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल की एंट्री थी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और अब फाइनल कॉल है या सेकंड कॉल है तो एंट्री का नाम होगा शेयर सेकंड एंड फाइनल। देखो यही मैं बार बार कह रहा था, इस समय इस क्वेश्चन में मैंने ये माना है कि दूसरे कॉल को ही आखिरी कॉल कहना है, इसलिए पहले सेकंड वर्ड लिखो देन फाइनल भी लिखो। सिर्फ सेकंड नहीं लिखना है, सिर्फ फाइनल भी नहीं लिखना है, दोनों लिखना है। और अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल ही आखिरी है, सेकंड उसमें नहीं है मान लो, तो यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे यहां लिखा है वैसे यहां लिख देंगे, बस फर्स्ट के साथ फाइनल लगा देंगे। तो इस तरह से कंपैरिजन देख सकते हैं, यहां शेयर अलॉटमेंट, यहां शेयर फर्स्ट कॉल, यहां शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और फिर यहां पर 2 शेयर कैपिटल, यहां भी 2 शेयर कैपिटल और यहां भी 2 शेयर कैपिटल। तो कंपैरिजन कर लो, एकदम इजी लगेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। फिर जब रिसीविंग की बात करते हैं, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट था, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल था, अब वैसे ही यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं रिसीविंग एंट्री का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, और नरेशन लिखने का तरीका भी मिलाते हो तो बिल्कुल देखो तुम लोग को सब कुछ सेम दिखाई देगा कि बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश ईच, being allotment money due on dash shares at the rate of dash each, being first call money due on dash shares at the rate of dash each। सबका नरेशन का तरीका भी बिल्कुल वही है। तो इस तरह से एंट्रीज तो अलग अलग चीजों की हैं कि ये अलॉटमेंट की एंट्री है, ये फर्स्ट कॉल की है, ये सेकंड कॉल की 2 एंट्रीज है, लेकिन सबका बेस एकदम एक जैसा है, स्टेप भी इवन सेम है कि पहले करना है ड्यू जैसा हमने पढ़ा, और फिर करना है रिसीव। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में भी पहले करना है ड्यू फिर करना है रिसीव, ऐसे ही सेकंड कॉल में भी पहले करना है ड्यू फिर करना है रिसीव। बोलो ये सारी एंट्री सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये 8 एंट्रियों तक हमने बनाया, तो जो एक शेयर होल्डर था, जैसे अभी हमने कहा कि 10 रुपए का वो शेयर्स है, तो 10 में से तुमने एप्लीकेशन पर 3 रुपए दे दिया, मान लो अलॉटमेंट पर भी 3 रुपए दे दिया, और मान लो फर्स्ट कॉल पर तुमने दिया 2 रुपया, तो बचेगा 2 ही रुपया, और वो सेकंड कॉल पर। तो तुमने ये चारों चीज पे कर दिए, तो तुमने तो शेयर्स का सारा हिसाब चुका दिया, तो 8 एंट्री बन भी चुकी हैं। तो अब ये फिर अलग से 9th नंबर एंट्री ये किस चीज के लिए है? तो कंपनी के लिए एक अलग से एंट्री है, और इसका रीजन है शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी जब शेयर्स को पब्लिक में ऑफर करती है, इशू करती है, तो पब्लिक को पता कैसे चलता है? चाहे वो किसी ऐप के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट में आने वाले प्रमोशन से हो, चाहे वो आने वाले न्यूज चैनल्स में हो, चाहे वो न्यूज पेपर मैगजीन वगैरह कहीं भी हो, तो कंपनी उसको क्या करती है? एडवर्टीज करती है, उसको पब्लिकली इन्फॉर्म करती है, नोटिस करती है। तो उसी का जो खर्च आता है हर तरह से, दैट इज नोन एज शेयर इशू एक्सपेंसेस। इवन कंपनी जब ऑफर करती है तो प्रोस्पेक्टस भी, आजकल तो सब ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन पहले की बात करें तो वो प्रोस्पेक्टस को भी प्रिंट कराने का खर्चा पड़ता था, चाहे वो 1 पन्ने का प्रोस्पेक्टस हो, चाहे 10-20 पन्नों का एक छोटा सा बुक जैसा हो, उसका भी खर्चा जोड़ लो, तो उसी को कहते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। यानी अगर क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस की बात कहीं की गई होगी, तो सारी एंट्रियों को बनाने के बाद, ये नहीं कि हमेशा 9th नंबर पर होगा, 9th लिखने का मतलब ये है कि सेकंड या फाइनल कॉल तक की एंट्री जैसे ही बन जाएगी,
उसके बाद ही तुम लोग कहीं शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री बनाओगे। और इसकी एंट्री वैसे तो एक दो बनती है, बट अभी तो हम एक ही सीख सकते हैं। लेटर ऑन जब चैप्टर और आगे बढ़ेगा तब उसकी दूसरी एंट्री मैं बता सकूंगा। अभी तो एक ही एंट्री सीख सकते हो। और एंट्री है शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत सिंपल है, किसी भी एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और पैसा जा रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट करते हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी सिंपली वो वैल्यू उठाओ और लिख दो। इसी को कहते हैं कि शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री बनाई है। और नरेशन सिंपल सा है, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो आज हमें डिस्कस करना है बेसिकली इस टॉपिक को समझने के लिए। सभी को क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा है, रीडेबल है कि मैं उसको सिर्फ वन पेज पर व्यू में ले आऊं? बोलो, ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं? सर डबल पेज पे जूम करने से क्वेश्चन पूरा ब्लर दिख रहा है। ओके, वेट अ मिनट। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्लियर व्यू है सभी के लिए? Yes, sir. चलो, तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यस देखो, सर। आमतौर पर जैसे क्वेश्चंस होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, उस तरह के ही क्वेश्चंस हैं। पैराग्राफ में क्वेश्चन मिलेगा, 1 2 3 4 ऐसे लिख के नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। तो ए लिमिटेड कंपनी का नाम है, इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू पब्लिक, पेबल एट पार। जैसे मैंने पहले ही बताया था, तीन तरह के इश्यूज होते हैं, एक होता है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम, एक होता है एट डिस्काउंट। थोड़ा सा इन सब के बारे में अभी से ही जान लो। अगर फेस वैल्यू है 100, ध्यान देना बहुत सिंपल सी चीज है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने जब मार्केट में इशू किया पब्लिक को, तो तीन तरह से इशू कर सकती है। 100 के चीज को 100 पे ही कर सकती है, 100 से ज्यादा पर जैसे 110 पे कर सकती है, या कुछ कम कर लो जैसे मान लो 96 रुपीज। तो अगर उसको जितने का था उतने पर ही इशू करती है तो इसको कहते हैं एट पार। अगर 100 का था और ज्यादा पर इशू किया है तो उसको कहते हैं प्रीमियम, जितना एक्स्ट्रा है उसको प्रीमियम कहते हैं, यानी एक तरह से प्रॉफिट। और तीसरा केस, जितने का था उससे कम पर इशू किया तो उसको कहते हैं एट डिस्काउंट। तो तीन तरह के इशू होते हैं, लेकिन शेयर्स के मामले में ये डिस्काउंट वाला केस है वो डिलीट हो चुका है। बाय मींस कंपनीज एक्ट परमिट अब नहीं करता, रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब सिर्फ पार या तो प्रीमियम, बस दो ही चीज हो सकती है। क्लियर हो गया सबको ये एट पार प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है? यस सर। Yes, sir. तो अभी मैंने यहां तक तुम लोगों को पढ़कर सुनाया, यहां तक पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो जल्दी से बताओ कि व्हाट इज द फेस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन? सर 100। Yes, sir. यस, 100 ईच। ठीक है, पूरा तरीका है बोलने का, ईच। तो 100 रुपए ईच फेस वैल्यू है शेयर्स की। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स? सर 30,000। 30,000, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ शेयर्स द कंपनी हैड ऑफर्ड और इश्यूड? किस तरह के शेयर्स को कंपनी ने इशू किया है? सर इक्विटी शेयर्स। यस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल Equity जवाब, साफ shares. साफ लिखा है इक्विटी शेयर्स, क्योंकि क्लियर वर्ड में लिखा है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग को इस लाइन से पता चल रहा है। अच्छा, और एक चीज, जो तीन कंडीशंस होते हैं इशू के, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, उनमें से कौन सा कंडीशन है इस क्वेश्चन में? सर एट पार। सर एट पार। पार, यस, यहां लिखा At हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब याद होगा हमने लास्ट डे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स पढ़े थे, उसमें एक था ऑथराइज्ड, उसका एक पार्ट हमने पढ़ा, फिर इशूड, फिर उसका एक पार्ट पढ़ा था सब्सक्राइब्ड, और सब्सक्राइब्ड के दो हिस्से पढ़े थे, पेड अप, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। तो इस समय मेरा सवाल तुम लोगों से यह है, अभी तक के इस दो लाइन को पढ़ करके तुम लोगों को जो ऑब्जर्वेशन हुआ उससे समझ के बताना कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल इन दिस क्वेश्चन। इशूड कैपिटल की वैल्यू कितनी है? सर 30 लाख।
जवाब सिर्फ एक के पास था, बाकी लोग सोचते रह गए। खैर जवाब बिल्कुल सही है, 30 लाख। देखो Yes, कैसे sir. कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए वो कितने हैं, तो 30,000 है। तो क्लियर लिखा हुआ, तुम लोगों ने जवाब भी दिया सब लोगों ने, 30,000। और जितने रुपए का एक शेयर है, एक की कीमत वो 100 रुपए, तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो बनेगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल। तो वो हो गया कितना, 30 लाख। तो ये इतनी सारी जानकारियां थी इस 2 लाइन के अंदर में। नाउ अब लिखा है पेबल एज अंडर, मतलब जो 100 रुपए कंपनी ने मांगने हैं या पब्लिक को चुकाने हैं 100 रुपए, वो किस तरह चुकाने हैं। 50 रुपए सबसे पहले, जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन। फिर उसके बाद 30 रुपए, वो किस नाम से, अलॉटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही आएगा। और फिर जो बच जाएगा वो होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल नहीं है, एक ही बार में सारा बचा हुआ पैसा मांगा जाएगा। तो जल्दी से बताओ तुम लोग, इस बैलेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सर ₹20. 20. राइट, क्योंकि 100 में से 50 इधर पूरा हो गया, 30 इधर पूरा हो गया, तो 80 खत्म हो गया, तो 20 ही बच रहा है पे करने के लिए। तो देन यहां पर बैलेंस में 20 ही आएगा। तो जल्दी से, या मतलब एग्जाम की बात कर रहा हूं, एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर में यहां 20 लिखकर अपना एक काम पहले पूरा कर लेना, कि यहां पर मिसिंग वैल्यू है, हम पहले उसको पूरा करेंगे। तो 20 लिखकर उसको पूरा किया। फिर लिखा है पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल शेयर्स। 30,000 शेयर्स तुमने ऑफर या इशू किए थे, और पूरे के पूरे शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए हैं। और बाकी जो और कंडीशंस होते हैं, या तुम लोग के मन में सवाल होगा कि उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे चैप्टर में, जो अभी उचित नहीं है। तो जितना शेयर इशू किया सारा खरीद लिया है पब्लिक ने, एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सारे के सारे अमाउंट मिल भी चुके हैं, यानी किसी से कोई अमाउंट पेंडिंग भी नहीं है, यानी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, कोई भी इसमें डिफॉल्टर्स वाला केस नहीं है। और अलग से लिखा है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स केम टू ₹12,600। देख सकते हो, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स बोलकर बता दिया और अमाउंट दे दिया है 12,600, और लिखा है पास करो नेसेसरी एंट्रीज। तो तुम लोगों से मेरा सवाल अब यह है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंट्रीज दैट विल बी मेड इन दिस क्वेश्चन। कितनी एंट्रियां बनाओगे इस क्वेश्चन में। सर 7. Sir, 7. Yes, sir, 7. यस बाकी मैं बार बार कहता हूं हमेशा कि सब लोग कोशिश किया करो कि जवाब दें। गलत होने पर कोई पनिशमेंट किसी को नहीं मिलता है, नहीं बोलते हो तो ये गुस्सा थोड़ा ज्यादा दिलाता है। खैर एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां बनाओगे, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री, 4 अब तक हो गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री, तो 2 2 4 2 6 एंट्री ये हो गई, और एक्सपेंशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए 1 एंट्री। तो 7 एंट्रियों का ये क्वेश्चन है। और देख सकते हो तुम लोगों को 7 एंट्री में दिखा देता हूं, ये स्क्रीन पर है, 1 2 3, नेक्स्ट पेज पर 4 5 6 और 7, है ना। तो वही 7 एंट्रियां हैं। अब हम तरीके से बनाएंगे जो अभी हमने फॉर्मेट सीखा था, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। तो देखो सबसे पहले एंट्री बनती है एप्लीकेशन की, तो पहली और दूसरी एंट्री किसकी है, ये दोनों एंट्रियां हैं एप्लीकेशन की। ध्यान रखना है, ये लिखना नहीं है, मैं तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूं। फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री बन रही है एप्लीकेशन के लिए, और जिसका सिस्टम था कि सबसे पहले रिसीव करो और दूसरे में क्या करना है, ट्रांसफर। तो रिसीविंग एंट्री देख लो पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, यहां पर मैंने लिखा था डैश, और यहां भी लिखा था डैश ईच। अब उस डैश को फिल करने की बारी है। तो कितने शेयर्स पब्लिक ने खरीदे, जल्दी बताओ। सर सभी शेयर्स, यस। तुमने पब्लिक में 30,000 शेयर्स को ऑफर किया था, और पब्लिक ने ये पूरा का पूरा शेयर्स खरीद लिया, तो इसलिए एप्लीकेशन का अमाउंट हमको पूरे 30,000 शेयर्स पर ही मिलेगा। और 50 क्यों लिखा, शेयर्स तो 100 रुपए का था, 100 रुपए का था ना शेयर्स। बोलो भाई, शेयर्स कितने का था। यस सर. Yes, sir. सर 100 का. 100 का था। तो मैंने क्या कोई गलती कर दिया, क्या कोई मैंने मिस्टेक किया 50 लिखकर। नो सर, क्योंकि एप्लीकेशन कॉल में सिर्फ 50 रुपीज का बिल्कुल मांगा सही, था. बिल्कुल सही, क्योंकि 100 में से एप्लीकेशन का जो बाइफर्केशन दिया है वो 50 दिया है, 30 रुपीज का अलॉटमेंट बताया है, और बाकी का बचा हुआ फर्स्ट और फाइनल कॉल पर है। तो अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री बना रहे हैं,
इसीलिए एप्लीकेशन की वैल्यू से मतलब है जो कि है 50, इसीलिए यहाँ 50 ईच लिखा जाएगा। और नाउ अब क्या करना है, सिंपली जितने शेयर्स से एंट्री बननी है और जितने रुपए का एप्लीकेशन है मल्टीप्लाई करो, जो मैंने यहाँ दिखा भी दिया है 30,000 इंटू 50 तो 15 लाख 15 लाख, बहुत सिंपल सा तरीका। और फिर जब दूसरी एंट्री की बात करते हैं तो वो एंट्री है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो अब एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है रेस्पेक्टिव शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जैसा मैंने कहा था ये जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो जाता है, और 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट, यही सेम अमाउंट 15 लाख रुपए से ये एंट्री बना दी जाएगी। फर्स्ट और सेकंड एंट्री विद द अमाउंट एंड नरेशन, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ आफ्टर एप्लीकेशन अब नेक्स्ट टर्न है अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री बननी है। लेकिन नियम कहता है कि अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री बनती है, मतलब सीक्वेंस वाइज 3rd नंबर एंट्री जो है वो किसकी बनती है, ड्यू की, मतलब जो ट्रांसफर की एंट्री है उस जैसे ही बनती है, लेकिन कहते हैं उसको ड्यू। तो ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट के पहले बनाएंगे, जिसका सिस्टम था बिल्कुल एप्लीकेशन से मिलता जुलता, देख सकते हो। शेयर एप्लीकेशन की जगह हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर कैपिटल तो एज इट इज ही रहेगा 2 शेयर कैपिटल, मतलब बिल्कुल ट्रांसफर वाली ही एंट्री ड्यू में भी होती है। और नरेशन कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स ऑफ ₹30 ईच, क्योंकि अलॉटमेंट का रेट 30 बोला गया था। तो अब 30,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए से अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो गया। और जैसा सीक्वेंस कहता है कि अलॉटमेंट को ड्यू करने के बाद अब बारी आती है अलॉटमेंट को रिसीव करने की, तो नेक्स्ट एंट्री विल बी द रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट, यानी सेकंड एंट्री अलॉटमेंट की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 9 लाख रुपए ड्यू था, 9 लाख रुपए पूरा मिलेगा। क्यों पूरा मिलेगा, तो क्वेश्चन में लिखा था सारे पैसे मिल चुके हैं, कोई भी डिफॉल्टर्स नहीं है, इसलिए पूरा 9 लाख रुपए रिसीव हो गया। और नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर है अलॉटमेंट तक की एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गए, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, यानी 4 एंट्री अब तक बन चुकी। अब हम आ चुके हैं कॉल मनी के पहले ही और आखिरी, क्वेश्चन के मुताबिक पहला ही आखिरी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसकी 2 एंट्री बनेगी, एक ड्यू एंड ऑब्वियसली एक रिसीविंग की। तो ये रही एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर नरेशन वैसे ही, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच, और 20 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे इसको तो वो आएगा 6 लाख रुपीस। और उसी के बाद उसकी रिसीविंग एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और वही 6 लाख रुपए फिर से रिसीव हो जाएगा, क्योंकि कोई भी डिफॉल्टर्स नहीं है एज रिटन इन द क्वेश्चन। और बात तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि कोई डिफॉल्टर होगा तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो हम बिल्कुल सीखेंगे इस चैप्टर में, बट अभी नहीं, लेटर ऑन, तो इसलिए उसकी बात अभी नहीं करना है। एंड फिर आ जाते हैं अपने लास्ट एंट्री की तरफ। अब तक हमने अपनी सारी एंट्रियां बना ली हैं रिगार्डिंग ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, और जैसा क्वेश्चन में लिखा था कि इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंस भी हुआ है 12,600 का, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब हर क्वेश्चन में इसकी एंट्री यही बननी ही है, बस वैल्यू तुम लोग को समझना है कितना है, और वैल्यू में समझना भी कुछ नहीं है, दिया रहता है बस 12,600। नरेशन बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। चलो जल्दी बताओ, सब लोग को सारा ये सॉल्यूशन समझ में आया है, क्लियर है मतलब? Yes, sir. Yes, sir.